हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने आपका पूरा बॉटनी का क्वेश्चन डिस्कस किया था बच्चा लोग। और जो क्वेश्चन देखे वो सारा क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से था, 100 क्वेश्चन, 100 आउट ऑफ 100 सब एनसीईआरटी से था। जिसमें से आपका बॉटनी में अप्रॉक्सीमेटली 65 क्वेश्चन था। मतलब आप सो देख लो बेटेज बॉटनी का, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर बॉटनी में ज़्यादा है। इनफैक्ट जो प्रीवियस क्लास में डीसी डिजिटल बोर्ड पर इसी क्लासरूम में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कौन सा, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, किसके एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। यह स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एग्जैक्ट सेम लाइन उठाकर नीट 2023 में आ गया। एक और क्वेश्चन आया था आपका पैकेजिंग से, कि प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग जो होता है वो पॉलीएमाइंस के मदद से होता है। उसमें उन्होंने बोला कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि आपको क्या बताए थे कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटीन होता है जिसपे वो रैप्ड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वो प्रोटीन पॉलीएमाइंस होता है, यूकैरियोट्स के अंदर वो प्रोटीन हिस्टोन होता है। तो आप देख लो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस की आपका 5 लेक्चर हुआ होगा मुश्किल से, और डिजिटल बोर्ड पे तो एक लेक्चर हुआ था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। उससे 2 सवाल एज इट इज उठकर आ गया। इस चैप्टर का बेटे जब इतना जान लो, 8 क्वेश्चन हर साल आता है। इस साल भी 8 क्वेश्चन आए हैं इससे, सिर्फ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। 8 4 जा 24 मार्क्स, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के इक्वल वेटेज रखता है सिर्फ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन को काफी अभी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 8 क्वेश्चंस उधर से भी थे। जूलॉजी का बात करें, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, 8 क्वेश्चन उधर से भी। ऐसा क्यों हो रहा है कि बोटनी का जो है वेटेज ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर बोटनी में ज्यादा है। आप देखोगे 11th क्लास में टोटल 22 चैप्टर्स है, जिसमें 12 चैप्टर्स बोटनी का है और आपका 10 चैप्टर्स जूलॉजी का है। 12th क्लास में देखते हैं 16 चैप्टर्स है, जिसमें टिपिकल बोटनी 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर, 5 क्या है, जूलॉजी का पोर्शन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई चैप्टर कम बेसी या फिर है ना कि सुपीरियरिटी वाला बात नहीं है। यहाँ पर बोर्ड नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है तो क्वेश्चन ज्यादा आएगा, और जूलॉजी वाले पोर्शन में बोटनी का क्वेश्चन था। समझ रहे हो बात? अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी का सब लाइन था एज इट इज, पहले लिख दिया ऊपर का लाइन, फिर नीचे का लाइन उसमें चिपका दिया। असर्शन रीजन जो एम्स में पहले आता था, तो हम अपना अपना जो है क्वेश्चन का जो आपका प्रैक्टिस करने का जो तरीका है उसको ही बदलेंगे। असर्शन रीजन 10 क्वेश्चन था, तो असर्शन रीजन का कम से कम जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 था, उसका भी जबरदस्त तरीका से प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि अब एनसीईआर जो पैटर्न है अभी नीट का, वो एनसीईआरटी प्रो एनसीईआरटी है, बट उसमें असर्शन रीजन जो पहले एम्स में आता था उसको ऐड कर दिया गया है, और कॉलम 1 कॉलम 2 वाला भी ऐड कर दिया गया है। ऐसा 10-10 क्वेश्चन था, और उसी में ज्यादातर लोग फंसे हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे आज आपका मोलिकुलर बायोलॉजी में सेकेंड लेक्चर अपना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए देखे थे, कितना होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। डिप्लॉयड कंटेंट पूछे कितना होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इस्चरेसिया कोलाई में आपसे बेस पेयर पूछेगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट उठ कर नीट में आ जाएगा। एनसीईआरटी के डाटा का यही इंपॉर्टेंस है। आपसे फिर क्या बोले थे, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना होता है 48,502 बेस पेयर, और 5x174 में कितना होता है 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहां तक अपना बात क्लियर था। और क्या देखे थे पिछले क्लास में, बेस देखे थे क्या, कि अगर आप बात करें किसका, न्यूक्लियोटाइड का, तो डीएनए क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है। एक है नाइट्रोजीनस बेस, जिसको बोले थे क्या, रिंग हेट्रोसाइक्लिक होता है। दूसरा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे, 5 कार्बन का शुगर है। रिंग को बोलते हैं फुरानोज रिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वो रिंग जो होता है, अगर उस रिंग में 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन है तो फ्यूरैन रिंग बोलते हैं। इसीलिए क्या बोले थे, फुरानोज रिंग। और एक और क्या होगा कंपोनेंट, फॉस्फेट होगा।
तो इतना बात हो चुका था। बेस में ही बात किए थे कि दो तरह का बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस दो तरह का होता है, एक प्यूरिन दूसरा पायरिमिडीन, एक प्यूरिन दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग होगा, पायरिमिडीन में इमिडाजोल रिंग नहीं होगा। प्यूरिन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, पायरिमिडीन का मोलिकुलर वेट कम होगा। प्यूरिन में टोटल 9th पोजीशन थे, जिसमें आपका नाइट्रोजन फर्स्ट पर, थर्ड पर, 7th पर और 9th पे था। पायरिमिडीन में टोटल 6th पोजीशन थे, जिसमें नाइट्रोजन कहाँ था, फर्स्ट पर और थर्ड पे था। प्यूरिन को आप लिख सकते हो क्या, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। क्या लिख सकते हैं, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हो आप, प्यूरिन माइनस इमिडाजोल रिंग। क्लियर यहां तक पूरा बात कर लिए थे। एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्यूरिन में एडेनिन आएगा, ग्वेनिन आएगा, आपका पायरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में होता है थाइमिन के जगह पे। यहां तक पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब देखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, और ज्यादातर अब तो और एनसीईआरटी प्रो कर देंगे। एनसीईआरटी हाइलाइटर सीरीज लाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, 1.5 घंटा में 2 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे एनसीईआरटी से पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है आसान है, बट एनसीईआरटी के डीप लाइनों से भी है। तो एनसीईआरटी को इतना बार कर देंगे कि आपको वहां पर एकदम फील हो जाए कि ये पेज नंबर इतना पे ये लिखा गया बात है। बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है अब, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, है ना। 13 वाला पैटर्न अब नहीं है। अब जब देखोगे 19 के बाद से एकदम कट कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड से स्टार्ट करेंगे आज। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, आप एक बेस ले लो और एक शुगर ले लो, बेस और शुगर को ऐड कर दो, ये दोनों जुड़ेंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं आपका, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। सीधा आपसे पूछेगा जो बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, वो पेंटोज शुगर से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब इसमें भी डिटेल में अगर आप जाओगे तो आपको और डिटेल जानना है, तो भी बात कर चुके हैं क्या, कि आपका बेस अगर प्यूरिन है, बेस अगर प्यूरिन है तो उसका 9th पोजीशन इस शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है, उसका 9th पोजीशन शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। अगर बेस पायरिमिडीन है तो उसका 3rd पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, तो आपको करना भी नहीं है। उसमें तो बस इतना बोला कि ये बेस जो है इस शुगर के फर्स्ट प्राइम पोजीशन से जुड़ता है। बट आपको क्या पता है कि अगर ये बेस प्यूरिन होगा, अगर ये बेस प्यूरिन होगा तो प्यूरिन का 9th पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा। अगर बेस पायरिमिडीन हुआ तो उसका 3rd पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा। बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या बन गया अपना, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया बच्चों। दिस इज न्यूक्लियोसाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें अगर आप बेस बदलोगे और शुगर बदलोगे तो अलग अलग न्यूक्लियोसाइड पॉसिबल है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पर मैं दिखा दूं कि अगर मान लो आप बेस एडेनिन ले लिए, बेस आप क्या ले लो, एडेनिन ले लो, एडेनिन बेस लिए और राइबोज शुगर लिए, राइबोज शुगर ले लो, राइबोज शुगर लिए हैं और एडेनिन बेस लिए हैं, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन। क्या नाम होगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन। क्लियर बात। अगर आप इस शुगर को बदल दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो नाम बदल जाएगा बच्चों। डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर ले लिए तो क्या होगा, और बेस सेम रखे, एडेनिन ही रख लो आप, एडेनिन, बेस एडेनिन ही रखे हैं, नाम क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। और ये बात एनसीईआरटी में जिक्र है, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, डीऑक्सी एडिनोसिन।
क्लियर बात। अगर राइबोज शुगर लिए और एडेनिन बेस लिए तो क्या न्यूक्लियोसाइड बना, एडिनोसिन। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए और एडेनिन बेस लिए क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी एडिनोसिन। और ले लेते हैं इसमें एग्जांपल, और ले लेते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन, इसका नाम बदलते जाएंगे। अभी फिर से राइबोज शुगर लीजिए, राइबोज शुगर ले लीजिए, राइबोज शुगर, और इस बार आप बेस क्या ले लीजिए, ग्वेनिन ले लीजिए, ग्वेनिन ले लीजिए। इस बार अगर ग्वेनिन बेस लिए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा ग्वेनोसिन, नाम क्या होगा, ग्वेनोसिन। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लिए और सेम बेस रखो आप, इस बार क्या करेंगे, शुगर बदल दिए बस, डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर है इस बार क्या, डीऑक्सीराइबोज, और बेस सेम रखिएगा, प्यूरिन बेस लिए हैं अभी तक जो भी लिए हैं, ग्वेनिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर और ग्वेनिन बेस लिए क्या बन जाएगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम अगर पूछ ले आपसे तो सीधा दे देगा ऐसे करके आपका, क्या कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस ग्वेनिन, तो इज न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसका नाम बताओ, क्या नाम होगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, क्या नाम होगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। क्लियर है बात। और देखिए इसमें और एग्जांपल देखिए आप, अभी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड देखे, सारा न्यूक्लियोसाइड देख लेंगे। इस बार क्या करो, राइबोज शुगर लो, फिर से राइबोज शुगर लीजिए, राइबोज शुगर लीजिए, और इस बार जो आप बेस लो साइटोसिन लो, पायरिमिडीन बेस ले लिए, साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, साइटिडीन, साइटिडीन। समझ रहे हो बात। अगला और लो, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर लो और साइटोसिन लो, सारा नाम इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे इस बार, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ साइटोसिन बेस लीजिएगा, क्या बनेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। तो नाम इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीसाइटिडीन। क्लियर बात, डीऑक्सीसाइटिडीन। और लो अगले स्लाइड पर ले लेते हैं। देखो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं आपको, क्या हम देख रहे हैं, क्या न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, बेस जो है शुगर से जुड़ रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहा है। अगर हम शुगर लिए हैं क्या, राइबोज शुगर, और बेस लिए हैं एडेनिन, तो क्या बन गया, एडिनोसिन। डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए, बेस लिए एडेनिन, तो क्या बन गया, डीऑक्सी एडिनोसिन। राइबोज शुगर अगर लिए उसके साथ ग्वेनिन बेस लिए, न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, ग्वेनोसिन। डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए और ग्वेनिन बेस लिए, क्या बनेगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। और देखिए और देखिएगा क्या, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए, सॉरी पहले राइबोज शुगर लिए, ग्वेनिन ले लिए, ग्वेनोसिन बना, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए, ग्वेनिन लिए, डीऑक्सी ग्वेनोसिन बना, राइबोज शुगर लिए, साइटोसिन लिए, क्या बना, साइटिडीन। डीऑक्सीराइबोज शुगर लिए और साइटोसिन लिए, न्यूक्लियोसाइड क्या बना, डीऑक्सीसाइटिडीन। क्लियर है बात। अगले स्लाइड पे मैं और ले लेता हूं, दो एग्जांपल तो बचा ही है बस अब। क्या ले आप, राइबोज शुगर लो, राइबोज शुगर प्लस ले लीजिए क्या, यूरेसिल, यूरेसिल बेस ले लीजिए, यूरेसिल ले लीजिए, क्या बन जाएगा, यूरिडीन बोलते हैं, यूरिडीन। अब इसमें डीऑक्सीराइबोज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस यूरेसिल होता ही नहीं डीएनए में, होता ही नहीं। आप राइबोज शुगर ले लीजिए, राइबोज शुगर प्लस थाइमीन, तो क्या बन जाएगा, थाइमिडीन, थाइमिडीन। और फिर क्या एक बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, अगर आप शुगर बदलोगे तो यहां तक एनसीईआरटी में भी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड में। फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर लीजिए इसमें,
डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर आप लेते हो और बेस क्या लिए, थाइमीन, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर है एकदम यहां तक। अब यहां तक एनसीईआरटी में भी देख लेंगे, यही बात लिखा हुआ आपको मिलेगा। उससे पहले हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हम देख रहे थे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये बॉन्ड जुड़ रहा था, जब बेस जो है शुगर से जुड़ रहा था, जब बेस जो है शुगर से जुड़ रहा था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, इस प्रोसेस में यहाँ पर एक H2O रिलीज होता है। स्ट्रक्चर से भी आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर 1H2O विल बी रिलीज्ड, यहाँ पर 1H2O रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 1H2O रिलीज होता है। फिर इससे क्या जुड़ेगा, आपका फॉस्फेट जुड़ेगा, तो एक H2O और रिलीज होगा। ठीक, देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कर रहे हैं, बेस ले लीजिए, शुगर ले लीजिए और फॉस्फेट ले लीजिए। ए कौन से बॉन्ड से, यहाँ पर 3 प्राइम इंड होता है, आपको पता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 प्राइम इंड होगा। ठीक, यहाँ पर फिर एक और शुगर ले लीजिए। पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड का हम बात करते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड क्या बना था, आपका नाम बताइए इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सीधा क्वेश्चन बनता है नीट का कि आपका बेस जो है शुगर से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है जुड़ रहा है फॉस्फेट से, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड या फिर ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कहीं पर भी अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, नाम क्या होगा उसका, ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर फॉस्फेट से जुड़ रहा है, इसलिए क्या बोल दिए, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। इसको ईस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलो या फिर ईस्टर बॉन्ड बोलो, क्योंकि अल्कोहल और एसिड में जब बॉन्ड बनेगा उसको हम ईस्टर बॉन्ड ही बोलते हैं। अगर एसिड एसिड में बनेगा तो बोलेंगे फॉस्फो अनहाइड्राइड। यहाँ पर अब देखो होता क्या, ए एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है ना। मान लो ए आप यहाँ पर एडिनोसिन एडिनिन बेस लिए तो क्या बनेगा, एडिनोसिन, एक फॉस्फेट जुड़ा तो बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जुड़ गया, बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जुड़ा, बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को तो आप एटीपी बोलते हो, क्या बोलते हो, एटीपी बोलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके आगे डी लगा देंगे, डी, तो बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डी क्यों लगाएंगे, मान लो ये शुगर डीऑक्सीराइबोज हो, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे तो क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट जुड़ा, दो फॉस्फेट जुड़ा तो डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट जुड़ गया तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर एकदम। अब आप देखिएगा, इसी में हम आगे बात करते हैं, जो नाम बोले आपको, मान लो बेस ग्वेनिन हो गया, मान लीजिए आप बेस, हम यहाँ पर ग्वेनिन बेस ले लिए, जो आप यहाँ पर लिए हैं, पहला फर्स्ट केस में एडिनोसिन बेस लिए, मान लीजिए एडिनिन बेस लिए, सेकंड केस में हम कौन सा बेस लेते हैं, ग्वेनिन, तो क्या हो जाएगा, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट जुड़ गया, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट जुड़ गया, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब शुगर बदल दिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लिए तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो, दो फॉस्फेट जुड़ा तो क्या नाम दे देंगे, डीऑक्सी ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ रहे हो बात, तीन फॉस्फेट जुड़ गया तो डीऑक्सी एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। यही इसका खेल है पूरे का। ठीक, अब एक न्यूक्लियोटाइड बना, इसमें आपका जो बेस है सुगर से जुड़ा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जो ये सुगर है जुड़ा फॉस्फेट से फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से या फिर ईस्टर बॉन्ड से। यहां पर भी एक H2O रिलीज हुआ और यहां पर भी एक H2O रिलीज हुआ, यहां से भी 1 H2O रिलीज हुआ और वहां से भी 1 H2O रिलीज हुआ। आपसे क्या पूछता है कि आपका बोलेगा क्या कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है, आपको फॉस्फेट दे दिए, बेस दे दिए, शुगर दे दिए, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कितना H2O रिलीज होगा। एक H2O यहां से रिलीज हुआ, एक H2O यहां से रिलीज होगा, तो 2 H2O विल बी द आंसर। 2 H2O विल बी द आंसर। क्लियर एकदम। अब बोलेगा डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। अब अगर आपको डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो बस वही काम करना आपको। क्या, यहां पर आप शुगर है, शुगर था, ये बेस है, सॉरी शुगर उस तरफ लेंगे जिस तरफ रियल में होता है ना, सीक्वेंस नहीं बदल सकते। यहां पर आप क्या लो, बेस लो, शुगर लीजिए और फॉस्फेट लीजिए। ठीक बात। यहां पर 5 प्राइम एंड होगा, यहां पर 3 प्राइम एंड होगा। ठीक बात। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। आपको डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो एक और न्यूक्लियोटाइड ले लो। ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है। यहां पर इसका क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा, यहां पर क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। अब जोड़ना है आपको, कैसे जुड़ेगा, इसका 5 प्राइम इसके 3 प्राइम से जुड़ता है, इसको बोलते हैं 3-5- फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। 3-5- फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो ये तो आपका 3-5- फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है, इसको भी इसी में काउंट कर लेते हैं। तो एक फॉस्फो ईस्टर लिंकेज ए फॉस्फो ईस्टर लिंकेज ए, दोनों को जोड़कर एक नाम दे देंगे। नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-5- फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। 3-5- फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। 3-5- फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है कि दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा नीट के अंदर। अब बोलता इसी तरह से आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना है, यहीं पर निपटा देता हूं इसको। मतलब क्या, जोड़ते चल जाइए नया नया न्यूक्लियोटाइड। यहां भी फिर एक बेस ले लो, एक शुगर ले लीजिए, एक यहां पर फॉस्फेट ले लीजिए। तो बोलता है एक इंड पर तो 5 प्राइम इंड यहाँ पे है, यहाँ पर 3 प्राइम इंड है, इसको भी जोड़ दीजिए, जोड़िएगा। इसी तरह से क्या बनेगा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसका ये जुड़ जाएगा इससे। ठीक बात। तो बोलता है ये पोलैरिटी क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम इंड किधर होगा, जिधर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा। 3 प्राइम किधर होगा, जिधर शुगर फ्री होगा। क्लियर। 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है। आप 5- और 3- वर्ड भी यूज कर सकते हो। यहां तक एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, आ जाइए एक बार एनसीईआरटी यहां तक देख लेते हैं। देखिएगा, देखो ये पीछे जो पहले डाटा दिया वो पहले हम देख चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसको ही देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ जी, अब सही है, आ जाइए। देखो क्या बोलता है, लेट अस रिकैप्चुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। बोलता है न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट है। ये नाइट्रोजीनियस बेस, एक क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है, दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर है, तीसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। देखो बोलेगा अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, अ नाइट्रोजीनियस बेस, अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर है, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेंट यूज करते हैं, पेंटोज शुगर। बोलता है राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, आपका राइबोज शुगर होगा आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर हुआ किसमें, डीएनए में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में। मतलब आरएनए नाम जो पड़ा है उस शुगर के वजह से है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इंडिकेट करता है कि उसमें शुगर क्या है, राइबोज शुगर है।
राइबोज भी 5 कार्बन का शुगर है और आपका डीऑक्सीराइबोज भी 5 कार्बन का शुगर है। राइबोज के सेकंड प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज के सेकंड प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए क्या बोल दिए, डीऑक्सीराइबोज। ठीक बात। तो डीऑक्सीराइबोज कहाँ होगा, डीएनए में होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में। आगे पढ़िएगा, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब क्या, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा क्या, पेंटोज शुगर, राइबोज जो है वो होगा किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज कहाँ होगा, डीएनए में, और तीसरा कंपोनेंट क्या है, फॉस्फेट। आगे पढ़ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, बोलता है 2 तरह का नाइट्रोजिनस बेसेस हम पढ़ते हैं, प्यूरिन एंड, अब प्यूरिन का एग्जांपल दे रहा है आपको, पायरिमिडीन। 2 तरह का नाइट्रोजिनस बेस है, एक प्यूरिन है, दूसरा क्या है, पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन का एग्जांपल आपको दे रहे हैं एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन में देख लो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। एडेनिन में प्यूरिन में 2 एग्जांपल, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखना इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोला सबसे ज्यादा, क्या, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोलता है साइटोसिन तो डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, लेकिन थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है, और थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आरएनए में होता है। पढ़िएगा, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमिन कहां आपको मिलेगा, देख लो थाइमिन कहां मिलेगा, डीएनए में। अब देखिएगा, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। यूरेसिल आपका कहां पर मिलेगा, आरएनए में, किसके जगह पे, थाइमिन के जगह पे। A nitrogenous bases is linked to the OH of first prime pentose sugar through a N-glycosidic linkage। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, पूछने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ता है। बोलता है नाइट्रोजिनस बेस जो है आपका पेंटोज शुगर से किससे जुड़ता है, N-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, मतलब क्या, N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। लिंकेज मीन्स क्या, बॉन्ड। फिर से रिपीट करेंगे इस बात को, अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ फर्स्ट प्राइम कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू अ N-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा, शुगर से कौन जुड़ रहा है, बेस, बेस से शुगर जुड़ेगा, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये बोल रहा है फर्स्ट प्राइम कार्बन से जुड़ेगा पेंटोज का। आपको इतना पता है कि अगर बेस प्यूरिन होगा तो उसका 9th पोजीशन जुड़ेगा, पायरिमिडीन होगा तो उसका 3rd पोजीशन जुड़ेगा शुगर के फर्स्ट प्राइम पोजीशन से। तो डिटेल का बात भी आपको पता है, बट एनसीईआरटी ने सीधा बात एक कट लाइन में लिखा, क्या, कि बेस जो है जुड़ता है पेंटोज शुगर से, और पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम पोजीशन से जुड़ता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का कहानी खत्म कर दिया। आपको क्या पता है, प्यूरिन का 9th पोजीशन शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा, और आपका पायरिमिडीन का 3rd पोजीशन शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा। आगे पढ़िएगा, अब बोलता है न्यूक्लियोसाइड का आपको नाम बता रहा है, सच एज एडिनोसिन। एडिनोसिन कब होगा, जब हम बेस एडेनिन लिए हैं और शुगर राइबोज लिए हैं, तो क्या बनेगा, एडिनोसिन। अब शुगर डीऑक्सीराइबोज ले लो और बेस एडेनिन रहेगा तो क्या बनेगा, देखो बोला, और डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन। अब इस बार क्या किए, बेस आप क्या ले लिए हैं, ग्वानिन, और शुगर लिए हैं राइबोज, तो क्या बनेगा, ग्वेनोसिन। शुगर फिर बदल दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर और बेस ग्वानिन, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। साइटिडीन मतलब राइबोज शुगर प्लस साइटोसिन, और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस साइटोसिन, तो डीऑक्सीसाइटिडीन। क्लियर है। एंड यूरिडीन कब बनेगा, जब राइबोज शुगर लोगे और यूरेसिल बेस लोगे, तो यूरिडीन बनेगा, और डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे और थाइमिन बेस लेंगे, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, डीऑक्सीथाइमिडीन। हर लाइन से सवाल बन सकता है। आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है कि हर लाइन है ना फीड हो जाए माइंड में, डाइजेस्ट हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि ये हर लाइन से सवाल बन सकता है। और इसी तरह का सवाल आता भी, इसमें भी 2-3 सवाल आ चुका है, हम कभी PYQ लेकर आएंगे तो आपको दिखा देंगे। आगे पढ़िएगा, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ फर्स्ट प्राइम फिफ्थ प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, बोलता है 5th प्राइम कार्बन से जुड़ेगा जब न्यूक्लियोसाइड के थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज, देख रहे हो बात, थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, फॉस्फोईस्टर लिंकेज से। क्यों फॉस्फोईस्टर लिंकेज बोल रहा है, ईस्टर लिंकेज भी बोल सकता था, क्योंकि अल्कोहल और एसिड के बीच में क्या बनता है बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
है ना। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ रहा है, इसलिए क्या बोल दिया, फॉस्फोइस्टर लिंकेज। लिंकेज मीन्स वंस अगेन बॉन्ड होता है। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present each form। बोल रहा है क्या, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, चाहे वो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो। अब शुगर पे डिपेंड करता है, अगर शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज तो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, अगर राइबोज शुगर होगा तो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर जी, देखिए बोल दिया, खत्म हो गया बात। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। बोल रहा दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ेगा, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं अपने स्लाइड पे, हम डिस्कस किए इस चीज को, देख लो आप। देखो 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्लियर बात। एक ईस्टर लिंकेज ए, एक ईस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर। देखो यहाँ पर 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसी का तो बात कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ा होगा, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। क्लियर है जी, आगे चलिएगा। देखो बोलता है क्या, मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बोलता है क्या, इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। आगे बोलेगा क्या आपसे कि जो पॉलीमर बनेगा उसके एक एंड पर क्या होगा, 5 प्राइम होगा फॉस्फेट की तरफ, और शुगर की तरफ क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। देख लो आप आगे का बात भी देख लीजिए। ये आपको देखो न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम दिखाया, आपको क्लियर है सब, देख लो। ये देखो दिखाया आपको, एडेनिन बेस है ना, ये शुगर से जुड़ रहा है, पेंटोज शुगर से, देख रहे हो, तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाया है। चलो अगले स्लाइड पे होगा वो बात, देख लेता हूं मैं। हाँ देखिएगा इसको, बोलता है पॉलीमर जो बना उसका फॉस्फेट के तरफ 5 प्राइम इंड होगा। देखिएगा इसको, फॉस्फेट की तरफ क्या है, 5 प्राइम इंड है। एनसीईआरटी से निपटा देंगे इसको आज। फॉस्फेट की तरफ क्या है, 5 प्राइम इंड है, और एनसीईआरटी हाइलाइटर से बहुत जल्द लाएंगे हम आपके लिए, है ना, उसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसी से आना सवाल। फॉस्फेट माइटी एट 5 प्राइम इंड ऑफ शुगर विच इज रिफर टू एज 5 प्राइम इंड ऑफ polynucleotide chain। Similarly at the other end of polymer the sugar has free OH group, जिसको क्या बोल देंगे हम, 3 प्राइम इंड बोल देंगे किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। क्लियर एकदम, आगे पढ़िएगा। अब बैकबोन जो है बनेगा किससे, द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू सुगर एंड फॉस्फेट एंड the nitrogenous bases linked to sugar might project from the backbone। बोलता है क्या, ये जो बैकबोन बनता है ये किससे बनेगा, सुगर और फॉस्फेट से। इससे नाइट्रोजिनस बेसिस अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होंगे, अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होंगे, एंटी पैरेलल होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये जो बना, ये बैकबोन जो बना, ये शुगर और फॉस्फेट से बनता है, शुगर और फॉस्फेट से बनता है। आपको फीलिंग दिवा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, शुगर और फॉस्फेट से बनेगा। और ये देखो, आप एडेनिन है तो सामने क्या आएगा, थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, थायमिन है तो सामने एडेनिन आ गया, ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन आ गया, और साइटोसिन है तो सामने ग्वानिन आ गया। ठीक है जी। अब बोलता है इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप, कहां पे होगा, 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोज। आल्सो इन आरएनए यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। और पिछले क्लास में आपको सबका केमिकल नेम बताए थे। एडेनिन का क्या बताए थे, 6 अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन के 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ग्वानिन का क्या बताए थे, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2nd पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा है, और 6th पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। तो बोलते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। यूरासिल का ही बताए थे, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडिन, पायरिमिडिन के 2nd और 4th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। बोले थे अगर साइटोसिन को, सॉरी, अगर यूरासिल को 4th पोजीशन पर, अगर यूरासिल के 4th पोजीशन पर एमिनेशन कर देंगे, NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो साइटोसिन बन जाएगा। 4th पोजीशन पर एमिनेशन कर देंगे तो साइटोसिन बन जाएगा। और अगर यूरासिल के 5th पोजीशन पर
ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक केमिकल नेम में, यूरासिल के 5th पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, मिथाइल ग्रुप बोले तो CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बोले तो CH3 ग्रुप जोड़ते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर हो, है ना, हम क्यों इतना उसमें जाए। CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अगर जोड़ते हैं 5th पोजीशन पर यूरासिल के, तो क्या बनता है 5 मिथाइल यूरासिल। 5 मिथाइल यूरासिल देखो खुद इंडिकेट कर रहा है कि 5th पोजीशन पर यूरासिल के मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब क्या करते हैं यूरासिल के 5th पोजीशन पर मिथाइलेशन करते हैं। क्लियर है एकदम, तो देखो बोल दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बन जाएगा इससे। देखिएगा थायमीन 5 मिथाइल यूरासिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमीन, सीधा पूछेगा केमिकल नेम थायमीन का क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल, है ना, 5 मिथाइल यूरासिल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोंगटा खड़ा हो जाता है जब बताते हैं बात, क्योंकि ये एज इट इज नीट में आ जाएगा। 4 नंबर ये भी देगा, आप विश्वास मानो, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो फिजिक्स, आप कंफर्म नहीं हो सकते कि आप सही करोगे। बायोलॉजी में क्या आपको खासियत है, इसका एज क्या है कि अगर आपको याद रहा तो आप बना ही दोगे, 4 नंबर ले ही लोगे। और कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। मेडिकल कॉलेज तक अगर कोई ले जाएगा डेट इज बायोलॉजी, सबसे पास अगर कोई ले जाएगा तो रैंक कौन बनाता है, फिजिक्स। समझ रहे हो बात। अब आगे देखिएगा, बोलता है डीएनए जो है, आपको सबसे पहले डीएनए पस सेल्स में देखे थे कौन, फ्रेडरिक मिस्चर साहब देखे थे। कौन देखे थे, फ्रेडरिक मिस्चर साहब देखे थे 1869 के अंदर, लेकिन उन्होंने डीएनए का इंटैक्ट फॉर्म नहीं निकाला था। तो पढ़िएगा, एनसीईआरटी बोलता है डीएनए एज एन एसिडिक मटेरियल, एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिस्चर, कब, इन 1869। उसको क्या बोले, ही नेम्ड इट न्यूक्लिन, हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इलूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है एनसीईआरटी का, कि इतने दिन तक डीएनए का स्ट्रक्चर कोई क्यों नहीं निकाल पाया, डीएनए का स्ट्रक्चर रहस्यमय रहा, क्योंकि कोई डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाया। सबसे पहले डीएनए को देखे कौन, आइसोलेट किए, किससे, आपका पस सेल से, बैंडेज होता है ना, उस बैंडेज को निकाले, उसमें से पस सेल लिए, उसके न्यूक्लियस से निकाले थे, देखे एसिडिक मटेरियल है, नाम दिए मिस्टर साहब न्यूक्लिन, कब, 1869 में। आगे देखिएगा क्या बोलता, इट वाज only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data proposed by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। बोलता है आपका 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिए, किसके बेसिस पे, मॉरिस बिल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने क्या किया था, मॉरिस बिल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, डीएनए पर एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाकर उसका इमेज प्लॉट किया था, डीएनए पे बम्बार्डमेंट करवाकर एक्सरे का उसका इमेज प्लॉट किया था, उसी के बेसिस पर, और उन्होंने डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में निकाला था, उसी के बेसिस पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। क्लियर, आगे पढ़िएगा। अब क्या बोलता है, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज ए बेस पेयरिंग। सीधा क्वेश्चन बनता है आपका क्या, कि आपका इनका हॉलमार्क क्या था, हॉलमार्क मींस पहचान क्या था किसका, फ्रांसिस क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल का। तो क्या आंसर चला जाएगा आपका बेस पेयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम चारगाफ रूल तक आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे क्लास को। देखिएगा, बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपसे पूछेगा क्या कि हॉलमार्क क्या था, पहचान क्या था किसका, फ्रांसिस क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल का। सीधा आंसर क्या जाएगा, बेस पेयरिंग। समझ रहे हो बात, आगे पढ़िएगा। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ दैट फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1। ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। क्या देखो, चारगाफ रूल इसको बोलते हैं। चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है। चारगाफ रूल पूरा नाम है इनका चारगाफ, इरविन चारगाफ नाम है। और चारगाफ रूल क्या बोलता है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडिन होगा। किसके लिए एप्लीकेबल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली, सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है।
समझ रहे हो बात, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए बात इन्होंने क्या बोला था, उसी को एनसीईआरटी ने वहां पर बोला है, लास्ट में उसको कर देंगे फाइनल। इन्होंने बोला टोटल प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन। टोटल प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन। जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडिन होगा। टोटल प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन। मतलब क्या, देख लीजिएगा, टोटल प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडीन। जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। ठीक, अब देखो क्या इसका मतलब होता है। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ एडिनिन, नंबर ऑफ प्यूरिन जो होगा पायरिमिडीन के बराबर होगा। एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जितना एडिनिन होगा उतना ही क्या होगा आपका थाइमिन होगा। जितना एडिनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा। तो एडिनिन अपॉन थाइमिन कितना होगा, बराबर है दोनों, तो कट कर कितना आ जाएगा 1। क्लियर। जितना ग्वेनिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। जितना ग्वेनिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो ग्वेनिन अपॉन साइटोसिन कितना हो जाएगा, 1। यही तो बोल रहा है एनसीईआरटी की रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वेनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। एनसीईआरटी तो एक लाइन में चार ग्राफ रूल को खत्म कर दिया। आप आगे और देखिए इस पे बात क्या बनता है कि एडेनिन, अब देखो टोटल प्यूरिन आपको जोड़ना है, जोड़ लो टोटल प्यूरिन। एडेनिन प्लस ग्वेनिन किसके बराबर होगा, थाइमिन प्लस साइटोसिन। अगर ऐसा बात है तो क्या लिख सकते हैं इसको, एडेनिन प्लस ग्वेनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू, होगा इक्वल। अरे टोटल प्यूरिन है ए, टोटल प्यूरिन है ए, और टोटल प्यूरिन किसके बराबर हो रहा है आपका, टोटल पायरिमिडीन के। देख रहे हो, टोटल प्यूरिन किसके बराबर हो रहा है आपका, टोटल पायरिमिडीन के। क्लियर है बात, टोटल प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडीन, डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएगा 1। एक और बात जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसको भी डिस्कस करते हैं। क्या, देख लीजिए कि एडेनिन प्लस ग्वेनिन, इंपॉर्टेंट है, एडेनिन प्लस ग्वेनिन, सॉरी एडेनिन प्लस थाइमिन इज नॉट इक्वल्स टू आपका ग्वेनिन प्लस साइटोसिन। ये दोनों तो बराबर तो है नहीं, लेकिन इसका रेशियो किसी पार्टिकुलर स्पेसिस के अंदर कांस्टेंट होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग के नॉट इक्वल्स टू 1 बट कांस्टेंट फॉर सम स्पेसिस। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई रेशियो होगा तो ह्यूमन के अंदर कांस्टेंट होगा। अर्थ बॉम्ब में कोई जो रेशियो है इसका तो कांस्टेंट होगा। एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में वेरी करेगा बट किसी पार्टिकुलर स्पेसीज में कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात। बस एक एनसीईआरटी का देखें, क्लास को खत्म करेंगे। अगले क्लास में जब आएंगे तो आपका डीएनए पैकेजिंग तक खत्म कर देंगे। देखिएगा जी, एनसीईआरटी पे आते हैं सीधा। देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी चारगाफ रूल के बारे में, ध्यान से देखिएगा। However, this proposition was also based on observation of Irvin Chargaff। पूरा नाम क्या है, इरविन चारगाफ। डेट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देख रहे हो एक लाइन में निपटा दिया। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, मतलब क्या, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के बराबर होता था। देख लो, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, तो रेशियो क्या हो जाएगा, एडेनिन अपॉन थाइमिन 1 होगा भैया। अरे 1 होगा, रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। रुक जाओ, देख लीजिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एडेनिन अपॉन थाइमिन इज इक्वल्स टू 1, और ग्वेनिन के बराबर क्या होता है, साइटोसिन। तो ग्वेनिन अपॉन साइटोसिन क्या हो जाएगा, 1। देखिए वही बात तो बोल रहे हैं यहाँ पर। द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वेनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, और किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक बात। यहाँ तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करवा चुके। करना क्या है आपको, अपने है ना एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, और आगे जब मिलेंगे आपको तो यूकैरियोट्स में पैकेजिंग, प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग, डीएनए डबल हेलिक्स, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा, सब कुछ देखेंगे। एनसीईआरटी हाइलाइटर सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें क्या करेंगे, हर चैप्टर का एनसीईआरटी का स्लाइड लाएंगे और सारा स्लाइड को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए।